हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 69 बीपीएससी के लिए स्पेशल जो क्लास चल रहा है उसमें से जनरल साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन लाए हैं ये बीपीएससी और स्टेट पीसीएस में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न लाए हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि नाखून पॉलिश निकालने वाले द्रव में क्या होता है, यानी नाखून जो पॉलिश करने वाला जो होता है उसके द्रव में क्या होता है। तो उसके द्रव में जो होता है फ्रेंड्स, एसीटोन होता है। चलिए बताते हैं एसीटोन के बारे में। देखिए, एसीटोन जो है नाखून पॉलिश में एसीटोन होता है। उसके बाद में एसीटोन एक रंगहीन, इसका रंग नहीं होता है, अभिलाक्षणिक गंध वाला ज्वलनशील द्रव है जो पानी, ईथर और अल्कोहल का मिश्रण है। ठीक है, इसका उपयोग मुख्य उपयोग जो है विलायक के रूप में तथा नेल पॉलिश, रिमूवर, क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में किया जाता है। अतिशुद्ध एसीटोन का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में विभिन्न पुर्जों को साफ करने के लिए भी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि हरित गृह प्रभाव क्या है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि हरित गृह जो प्रभाव है वह वैश्विक ताप में वृद्धि को क्या कहा जाता है, हरित गृह प्रभाव के नाम से जाना जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डीपली देख लेते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं इसे कौन कौन सा बन सकता है। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग को ही वैश्विक तापन या हरितगृह प्रभाव कहा जाता है। इसकी जो संकल्पना जो है 1822 में जोसेफ फॉरियर ने दिया था। किसने दिया था? तो जोसेफ फॉरियर ने दिया था। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा किसी ग्रह, उपग्रह, वातावरण में मौजूद कुछ गैस उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण के ताप में वृद्धि करने में मदद करती है। ठीक है, ये जो जो पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो जलवाष्प से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये सब क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसों का उदाहरण है। तो याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। पूछा गया है कि ऑक्सीजन इसमें किस में अनुपस्थित होता है, किरोसन में, कांच में, मिट्टी में या सीमेंट में। तो देखिए, किरोसन में जो है ऑक्सीजन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। चलिए बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखिए, सामान्यतः लगभग सभी वस्तुओं में ऑक्सीजन की उपस्थित होता है, किंतु किरोसन में ऑक्सीजन जो है उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, किरोसन में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। देखिए, प्रश्न जो है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किससे हंसने वाली गैस कहा जाता है। तो देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसे हंसने वाली गैस कहा जाता है। चलिए नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में कुछ बातें जान लीजिए जो आने वाले एग्जाम में बीपीएससी में पूछे जाने की संभावना बनेगा। ठीक है, देखिए, गंभीर अवसाद के शिकार व्यक्तियों के इलाज में प्रयोग किए जाने वाला नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O कहा जाता है, इसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। देखिए, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैले में संकुचित किए जाते हैं। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैले में संकुचित किए जाते हैं क्या? तो संकुचित जो किए जाते हैं उसमें नाइट्रोजन वातावरण में संकुचित किए जाते हैं। चलिए बताते हैं इसके बारे में थोड़ा। देखिए, नाइट्रोजन वायु का एक प्रमुख अवयव है। ठीक है, आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का लगभग 78% भाग नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का भी प्रमुख अवयव है। यूरिया में 46% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का उपयोग कृत्रिम गर्भधारण के लिए बैल के वीर्य को यानी सीमेन को सुरक्षित करने में होता है तथा विद्युत बल बनाने में होता है। उर्वरक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। विस्फोटक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। पैकेटों में बंद खाद्य सामग्री को संरक्षित करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे चिप्स का जो पैकेट देखते हैं फूला हुआ होता है, तो उसके अंदर जो गैस भरा हुआ होता है वो नाइट्रोजन ही होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन ही होता है। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो देखिए, रेडियो जो धर्मी पदार्थ होता है वो अल्फा किरण भी उत्सर्जित करता है, बीटा किरण भी उत्सर्जित करता है, गामा किरण भी उत्सर्जित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा, बीटा, गामा किरणों का होता है। किसी रेडियोएक्टिव तत्व के नाभिक से एक अल्फा कण के निकलने पर उसके परमाणु क्रमांक में 2
की कमी हो जाती है। याद रखिएगा, किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक से जब एक अल्फा कण निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक से 2 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और परमाणु भार में जो है 4 की कमी हो जाती है। याद रखिएगा। और देखिए, एक बीटा कण के अगर निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 1 वृद्धि हो जाती है और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। याद रखिएगा। गामा किरणों के निकलने पर, अब देखिए गामा किरण जब निकलता है तो गामा किरणों के निकलने पर तत्व के परमाणु भार और परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। याद रखिएगा कि जब उसमें बीटा किरण निकलती है, ठीक है, किसी भी से जो होता है बीटा किरण जब निकलती है तो उसमें परमाणु क्रमांक में एक वृद्धि होती है लेकिन भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक से अगर अल्फा कण निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की घटोत्तरी होती है और परमाणु भार में 4 की घटोत्तरी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पूछा गया है कि पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो देखिए, पृथ्वी का आयु का मापन जो है यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। चलिए सारे विधियों के बारे में देख लिया जाए। देखिए, पृथ्वी की आयु के मापन की सर्वोत्तम जो विधि है वो यूरेनियम विधि है। कार्बन डेटिंग से पेड़ पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है। कार्बन डेटिंग से जो है पेड़ पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है। जैव तकनीकी के द्वारा वनस्पति जैव तत्वों के उन्नतीकरण के लिए प्रयोग की जाने वाली एक तकनीक होता है जैव तकनीक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, लहसुन की अभिलाक्षणिक जो गंध होता है उसका मेन कारण है कि उसमें सल्फर यौगिक पाया जाता है, इस कारण वो गंध करता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, लहसुन में अभिलाक्षणिक गंध का कारण जो है सल्फर यौगिक है। इसमें उपस्थित 0.1 एसेंशियल ऑयल के कारण ये जो होता है गंध देता है। इसके जो मुख्य घटक है डाई एलिल डाईसल्फाइड, डाई एलिल और ट्राईसल्फाइड एलिल प्रोपिल डाईसल्फाइड होते हैं जो सभी सल्फर के यौगिक हैं। ये सारे सल्फर के ही यौगिक हैं और ये पाए जाते हैं लहसुन में, जिसके कारण उसका गंध निकलता है। देखिए देखिए प्रश्न है कि कार्बन के तीसरे अपरूप की खोज, जिसे फ्लोरीन कहते हैं, वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। उनमें कौन कौन वैज्ञानिक है जो इस खोज में योगदान दिए थे? ये 3 वैज्ञानिकों, इनमें से कौन कौन से जो वो 3 वैज्ञानिक हैं? तो देखिए, H.W. क्रोटो ये भी हैं, R.F. कर्ले भी हैं और R.E. स्माले ये भी है, स्माले, लेकिन फैमन नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा फैमन। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, कार्बन के तीसरे अपरूप की खोज के लिए 1996 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से H.W. क्रोटो, R.F. कर्ल तथा R.A. स्माले को सम्मानित किया गया था। फैमन भौतिक शास्त्री हैं। फैमन क्या है? भौतिक शास्त्री हैं। ये कार्बन के तीसरे अपरूप की खोज में योगदान नहीं दिए थे। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि वायुमंडल की ओजोन परत जो होता है वो क्या करता है? वर्षा करता है, प्रदूषण करता है, हाइड्रोजन उत्पन्न करता है? तो वो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वो पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की जीवन की रक्षा करता है। पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है ओजोन परत। चलिए थोड़ा ओजोन परत के बारे में जान लें। देखिए, वायुमंडल में समताप मंडल के ऊपरी सीमा पर स्थित ओजोन गैस की मोटी परत सूर्य की विकिरित होने वाले पराबैंगनी जो है अल्ट्रावायलेट किरण जो है उसे अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। पराबैंगनी किरण मानव जीवन के लिए घातक होती है। यह चर्म कैंसर का भी घटक होती है। देखिए, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो पश्चिम बंगाल जो है यहाँ पर आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, इससे पहले जान लीजिए आर्सेनिक के बारे में। तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में सर्वाधिक है और यहाँ पर जल के आर्सेनिक की मात्रा जो होती है 0.05 mg पर लीटर से भी अधिक पाई जा गई है। आर्सेनिक को ब्लैकफुट नामक रोग के भी आर्सेनिक से ब्लैकफुट नामक रोग भी होता है। याद रखिएगा, ब्लैकफुट नामक रोग किसके कारण होता है? आर्सेनिक के कारण ही होता है। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित
गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। किसका? तो क्लोरीन का। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लें। देखिए, पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस प्रयोग की जाती है, इसे क्लोरीनीकरण कहा जाता है। इसका व्युत्पन्न ब्लीचिंग पाउडर भी जल में मिलकर जल को जीवाणु रहित कर देता है, याद रखिएगा। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो वो क्या करता है कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर खाद्य परिरक्षण में मदद करता है प्रशीतन। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लें। देखिए, प्रशीतन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के दर को कम करके खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, जिससे किसी भी भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक खाने योग्य बनाए रखने में मदद मिलती है। ठीक है। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु का परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो किस पदार्थ का उपयोग खाने की वस्तु के परिरक्षण में उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है खाने की वस्तु के परिरक्षण करने में। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लें। देखिए, सोडियम बेंजोएट पदार्थ खाने की वस्तु के परिरक्षण में प्रयोग होता है, और सोडियम क्लोराइड जो है चट्टानों के रूप में तथा खारे समुद्र पानी में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह जल में विलय होता है। अब देखिए, इसका मुख्य उपयोग खाने के रूप में करते हैं। इसका उपयोग हीम मिश्रण बनाने में भी किया जाता है सोडियम क्लोराइड का। ठीक है। अब देखिए, पोटेशियम क्लोराइड के बारे में बात की जाए तो पोटेशियम क्लोराइड जो है पोटेशियम का एक प्रमुख उर्वरक भी है। पोटेशियम सिट्रिक एसिड जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। इसका उपयोग जो है धातु को साफ करने में, खाद्य पदार्थ व दवाओं को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। वो कपड़े उद्योग में भी सिट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। देखिए, निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड होगा इसका राइट आंसर। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर के भी नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग जो है फोटोक्रोमैटिक कांच बनाने में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग जो है कृत्रिम वर्षा कराने में भी किया जाता है। और सिल्वर नाइट्रेट के बारे में पूछा जाए तो सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग निशान लगाने वाली स्याही में भी इसका किया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर इसी का निशान होता है, सिल्वर नाइट्रेट का ही। और इसका अगला देख लीजिए, सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाने के कारण इससे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। और सिल्वर जो ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफिक फिल्मों में होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय डैश का जलीय विलयन है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा थायोसल्फेट होगा। सोडियम थायोसल्फेट का जो है जलीय विलयन है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जो है सोडियम थायोसल्फेट का जलीय विलयन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए जो चारकोल प्रयुक्त किया जाता है वह है। तो देखिए, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए उसमें जो चारकोल उपयोग किया जाता है उसे पशु चारकोल कहा जाता है। कौन सा? पशु चारकोल। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, चीनी को रंग विहीन करने के लिए उसमें पशु चारकोल का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी के चारकोल का प्रयोग रोगाणुनाशी पदार्थ के रूप में और बारूद बनाने में किया जाता है। ठीक है, लकड़ी के चारकोल का प्रयोग रोगाणुनाशी पदार्थ के रूप में और बारूद बनाने में किया जाता है। देखिए, जल की अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर की जाती है। तो देखिए, आसवन कर जल की जो है अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को दूर की जाती है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, आसवन विधि द्वारा जल की दोनों प्रकार की कठोरता अस्थायी और अस्थायी को दूर की जा सकती है। इस विधि में जल को उबालकर वाष्प के रूप में परिणत कर लिया जाता है और पुनः वाष्प को संघनित कर जल में परिवर्तित कर लिया जाता है। और इस विधि द्वारा जल की अस्थायी और अस्थायी दोनों कठोरता को दूर किया जाता है। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि इसमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो देखिए, दूध भी कोलाइड है, खून भी कोलाइड है, शहद भी कोलाइड है, लेकिन आइसक्रीम जो है कोलाइड नहीं है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, दूध शहद कोलाइड विलयन है,
सामान्यतः आइसक्रीम जो होता है 12.5% उसमें वसा होता है। वसा रहित ठोस पदार्थ जो होता है 10% होता है। चीनी 16% होता है और कुल ठोस पदार्थों की मात्रा जो होती है 39.5% पाई जाती है। आइसक्रीम कोलाइड नहीं है। कोलाइड एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु में समान रूप से परिक्षेपित होकर फैलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दूध उदाहरण है। तो देखिए दूध जो एक उदाहरण है, एक फोम का उदाहरण है, एक पायस का उदाहरण है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बताते हैं। देखिए एक तरह का पायस, देखिए दूध क्या है, एक तरह का पायस है। दूध एक कोलाइड पदार्थ है जिसका सफ़ेद रंग केसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। याद रखिएगा, दूध का सफ़ेद रंग किसी कारण होता है तो केसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। घी या दूध का पीला रंग जो होता है कैरोटीन के कारण होता है। उसमें कैरोटीन एक प्रोटीन पाया जाता है, उसके कारण जो होता है घी और दूध का रंग जो है पीला होता है। दूध में प्रोटीन 3 प्रकार की कैसिन, एल्बुमिन और ग्लोब्यूकिन पाई जाती है। इसमें पाए जाने वाला जो मिठास जो होता है लैक्टोज के कारण होता है। और दूध में लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदलने वाले जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और कोलाइफॉर्म प्रमुख है। तो याद रखिएगा, आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं और प्रतिदिन हम 20-20 प्रश्न डालते रहेंगे। तो आप लोग देखिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है।